अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज ये हमारा टॉपिक लर्निंग चैप्टर 4 है इसका लाइसेंसिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस। नॉन फॉर प्रॉफिट का तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि ये हमारी आई कैप भी ये भी नॉन फॉर प्रॉफिट ही है। एन एसोसिएशन इज टू बी फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड कंपनी। ये एक लिमिटेड कंपनी की में फॉर्म होती है एंड मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फॉलोइंग क्राइटेरिया को मीट करना होता है। द कमीशन में लाइसेंस इट टू रजिस्टर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कमीशन इसको लाइसेंस इशू कर देता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसको लिमिटेड कंपनी के तौर पे मतलब फॉर्म होती है, रजिस्टर होना पड़ता है इसको। तो अगर तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करे तो कमीशन इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का टाइटल दे देता है, लाइसेंस देता है विदाउट एडिंग लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड का वर्ड ऐड किए बिना ही वो इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस इशू कर देता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि नाम तो उसका नॉट फॉर प्रॉफिट ही रहता है और उसके नाम में लिमिटेड गारंटी लिमिटेड भी नहीं आता, पर उसको ये एडवांटेजेस मिलते रहते हैं ये लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड के मतलब उसका जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है और कंपनी के नाम में लिमिटेड वाला वर्ड भी नहीं आता। अब वो कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि एक तो वो फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वो फॉर्म हुई हो, बनी हुई हो। उसके बाद द कंपनी अप्लाइज इट्स प्रॉफिट इनकम ओनली टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स। कि वो जो अपनी इनकम है, प्रॉफिट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ही लगा है। उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका जो मकसद है, अपने मकसद पे ही वो अपने प्रॉफिट वगैरह को लगा है और प्रोहिबिट कर दिए पेमेंट को, डिविडेंड की पेमेंट को अपने मेंबर्स के लिए। उसके बाद इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ आर नॉट एंड विल नॉट बी अगेंस्ट पाकिस्तान लॉ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है लाइसेंस के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके नाम में लिमिटेड का वर्ड भी नहीं आता, ना ही गारंटी लिमिटेड का, और वो फिर भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इस का लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। कंडीशन एंड रेगुलेशंस। लाइसेंस इज इश्यूड विद सम कंडीशंस एंड बिकम डीम्ड पार्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। जो लाइसेंस है वो कुछ कंडीशंस के साथ इशू होते हैं, जैसे कि ये ऊपर हमने कंडीशंस लिखे हैं, ये भी और उसके साथ कुछ और भी हो सकती हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये उसके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम उसका ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाती हैं। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मस्ट फॉलो द फॉर्म सेट आउट ऑन टेबल एफ ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के टेबल एफ में जो भी उन्होंने फॉर्म सेट की है मेमोरेंडम आर्टिकल्स की वही फॉर्म होनी चाहिए एंड बी अप्रूव्ड बाय द कमीशन, और कमीशन उनको अप्रूव करेगा। वंस रजिस्टर्ड एसोसिएशन एंजॉयज ऑल प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। एक बार जब रजिस्टर जाती है तो उसके जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस मतलब बेनिफिट्स को वो इंजॉय करते हैं उसके मेंबर्स। जैसे ये आई कैप है, अब इसके जो मेंबर्स, अब कभी आई कैप होगा तो नहीं कि कभी आई कैप मतलब डिफॉल्ट कर जाए, इसकी फाइलिंग अप हो जाए, तो इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब आई कैप के अगर कुछ डेट्स वगैरह ना तो वो इसके मेंबर्स को पूरे नहीं करने होते, वो नहीं देने पड़ेंगे, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। हालांकि आई कैप के नाम में कहीं पे भी ये वर्ड नहीं आता लिमिटेड वाला, गारंटी लिमिटेड वाला, तो ये इसका मतलब है। ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी आपके लिए। उसके बाद है रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की रेवोकेशन मतलब कैंसिल कि कौन सी ऐसी कंडीशन है यहाँ पे ये लाइसेंस कमीशन कैंसिल कर सकता है। द कमीशन में बी बाय रिटन ऑर्डर रिवोक अ लाइसेंस ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट। वो लाइसेंस को रिवोक कर देगा जब वो सेटिस्फाई होके द कंपनी या मैनेजमेंट फेल टू कंप्लाई विद लाइसेंस टर्म्स और रेगुलेशंस और नॉट मेट। जब वो रेगुलेशंस को मीट नहीं करेंगे, लाइसेंस के टर्म्स वगैरह को फेल हो जाएंगे कंप्लाई करने में, तो कंपनी और मैनेजमेंट वगैरह तो वो लाइसेंस को रिवोक कर देगा। ये पहली इसकी कंडीशन।
अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रोड्यूसर टू पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी हरकत उन्होंने कर दी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करती है, तो तब भी वो लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। द कंपनी डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। द कंपनी एक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस, इस सब के अगेंस्ट कंपनी ने एक्ट किया। मेंबर्स फॉल बिलो 3, जो मेंबर्स है ना नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसके जो मेंबर्स हैं वो 3 से कम हो गए। और द कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, या वो कोई अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है। इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और नॉट और हैज नॉट ऑपरेटेड फॉर 1 ईयर, और पिछले 1 साल से उसने कोई काम ही नहीं किया, ऑपरेटिंग नहीं करी, मतलब जो जिस चीज़ के लिए वो रजिस्टर हुई थी, जो पीछे हमने पढ़ा कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स वगैरह प्रमोट करने के लिए, तो उसने इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की पिछले 1 साल से, तो तब भी वो उसको उसके लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। इट इज़ जस्ट एन टेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक, ये कमीशन को ऐसा लगा कि ये सही है इसके लाइसेंस को रिवोक करना, तो वो तब भी उसके लाइसेंस को रिवोक कर देंगे। Opportunity of being heard. Before revocation, the Commission must give the company written notice of its intention and opportunity to be heard. कि वो इसको एक रिटन नोटिस देगा कि वो आके अपनी सफाई वगैरह पेश करे कि लाइसेंस को रिवोक क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। On revocation of the license, the company shall stop all activities except recovering money owed to it. जब लाइसेंस कैंसिल होता है तो कंपनी को अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना होता है, सिर्फ ये कि उसने अगर किसी को लोन वगैरह दिया हुआ है तो वो रिकवर कर सकती है। नॉट सोलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, वो अपील भी नहीं कर सकती डोनेशन के लिए और रिसीव भी नहीं कर सकती कहीं से भी। ट्रांसफ़र करेगी अपने ऑल एसेट्स को आफ्टर सेटलिंग डेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो उसके डेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको सेटल करने के बाद उसके जो जितने भी एसेट्स बचते हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर देगी किसको, टू एन अदर नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी विद इन 90 डेज, किसी और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को वो विद इन 90 डेज अपने वो जो एसेट्स हैं वो उसको ट्रांसफ़र करने होंगे। एक्सटेंडेबल बाय कमीशन, मतलब ये जो टाइम है 90 डेज वाला, ये कमीशन एक्सटेंड भी कर सकता है अगर कंपनी मतलब वो अपील करती है कि थोड़ा सा स्टैंड कर दे तो वो स्टैंड कर देगा। रिटेनिंग ऑल इनफ फंड्स फॉर वाइंडिंग अप और स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब वो सिर्फ इतनी अपने पास पैसे रख सकते हैं कि वो अपने वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस या स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कोई हज़ार वगैरह कर दिया एम्प्लॉयज़ ने, तो वो बस उन सबको मैनेज करने के लिए उतने ही पैसे रख सकती है, बाकी सारे उसको ट्रांसफ़र कर देने होंगे अपनी डेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के बाद। रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, द बोर्ड मस्ट फाइल अ कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 15 डेज ऑफ कंप्लीटिंग द अबव रिक्वायरमेंट्स, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनको ये कंप्लायंस रिपोर्ट 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करनी होती है कि हमने सारी कंडीशंस को मीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। वाइंडिंग अप, विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्टर एक्सेप्टिंग, जब रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेता है रिपोर्ट को तो 30 दिन के अंदर ही कंपनी को चाहिए कि वो वॉलंटरली वाइंडिंग अप स्टार्ट करें, मतलब वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से 30 दिन के अंदर ही अब अपनी मर्जी से वो वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। और अप्लाई फॉर रिमूवल इफ इट हैज़ नो एसेट्स और लायबिलिटीज, अगर उसके पास कोई एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है तो वो रजिस्ट्रार को डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि आप ना मेरा नाम रिमूव कर दे रजिस्टर से, कंपनीज के रजिस्टर से मेरा नाम रिमूव करें कि मेरे पास कोई एसेट्स और लायबिलिटीज है नहीं तो मैंने वो ट्रांसफर क्या ही करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये किस केस में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा कि अगर तो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट कि मतलब वो कंडीशंस को मीट नहीं कर रही ऊपर वाली को, तो कमीशन अपॉइंट कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो मैनेज करे कंपनी अफेयर्स को और इनिशिएट करे नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप के प्रोसेस को वो इनिशिएट करेगा और कंपनीज के मैनेज अफेयर्स को तब तक मैनेज करेगा। 5 ईयर रिस्ट्रिक्शन, जो मेंबर्स हैं ऑफिसर्स हैं ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी जिसकी एसेट्स वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन द लेटर कंपनी फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से लेकर अगले 5 सालों तक वो किसी भी और कंपनी में कोई भी ऑफिस वगैरह होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये है इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के, ये सारा कुछ अपने पेपर में लिख देना अगर तो ये आ गया ना। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के, ये आपने लाजमी कर लेना। ठीक है, ऑब्लिगेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है हमारा, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज ए कंपनी, किन को ऐसा कंपनी रजिस्टर होना पड़ता है।
नो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप, पार्टनरशिप और एंटिटी ऑफ मोर देन 20 persons shall be formed to carry out a business for the acquisition of the gain। कोई भी ऐसी एसोसिएशन, पार्टनरशिप है जिसके मेंबर्स 20 से ज़्यादा हो गए हैं और वो मतलब बिजनेस कर रही है प्रॉफिट्स वगैरह के लिए, तो उनको अनलेस रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, तो उनको वो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करना होता है कंपनीज एक्ट के अंडर। वायलेशन इज एन ऑफेंस, अगर तो वो ऐसा नहीं करते तो वो एक वायलेशन होगी, जो ऑफेंस होगा, गुनाह होगा, पनिशेबल होगा विद द पेनल्टी अप टू लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड्स। लेवल 1 की उनको पेनल्टी मिलेगी। अब ये क्या है पेनल्टी, ये तो लॉ हो जाता है। ऑफेंडर्स आर आल्सो पर्सन लायबल फॉर ऑल लायबिलिटीज इनकम, जिन्होंने मतलब ये खुद को ऐसा कंपनी रजिस्टर नहीं करवाया ना, जिन मेंबर्स वगैरह ने, जो ऑफेंडर्स हैं वायलेशन के, तो वो पर्सन लायबल भी हो सकता है तमाम लायबिलिटीज के लिए। एक्सेप्शंस, किन केसेस में एक्सेप्शंस मिलती है कि आपको अगर आपके मेंबर्स 20 से ज़्यादा हो गए हैं और आपको फिर भी एज अ कंपनी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो है सोसाइटीज़, कोई भी ऐसी सोसाइटीज़, को भी ऐसे एसोसिएशंस, ग्रुप्स अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म अंडर अदर पाकिस्तानी लॉ, किसी और भी पाकिस्तानी लॉ के तहत बनी है और वो पार्टनरशिप भी नहीं है, तो उनको एक तो एक्सेप्शन है। दूसरा, जॉइंट फैमिली कैरी आउट जॉइंट फैमिली बिजनेसेस। तीसरा है कि पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज, 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हैं विद टोटल मेंबर्स एक्सक्लूडिंग माइंड नॉट एक्सीडिंग 20, कि उनके जो टोटल मेंबर्स हैं, जो अडल्ट मेंबर्स होंगे, अडल्ट मेंबर्स, वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद आखिरी है एक्सेप्शंस, पार्टनरशिप्स ऑफ लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशंस वेयर लिमिटेड लायबिलिटी प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड अंडर रेलेवेंट लॉज। इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉयर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं या दूसरे दूसरे प्रोफेशंस के लोग हैं, अगर तो वो पार्टनरशिप बनाते हैं अपनी और वो किस और उनके 20 से मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको फिर भी खुद को ऐसा कंपनी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके जो रेलेवेंट लॉ है ना, उनका रेलेवेंट लॉ वो लिमिटेड लायबिलिटी बनाने की परमिट ही नहीं करता, इजाज़त नहीं देता कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाओ। वेयर लिमिटेड लायबिलिटी प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड अंडर रेलेवेंट लॉ, कि उनका जो जैसा भी ये हमारा आई कैप है, तो अगर ये कोई लॉ पास कर दे कि हमारे जो मेंबर्स हैं अगर तो वो 20 से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो फिर भी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, तो फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वो एक एक्सेप्शन मतलब मिल जाएगी एज अ कंपनी रजिस्टर होने से। जब हमारे मतलब 20 से ज़्यादा भी हमारी पार्टनरशिप के मेंबर हो भी जाएं, तब भी हमें खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा है मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, कंपनी बनाने के क्या क्या फॉर्म्स हैं। एक तो पब्लिक कंपनी है, एनी 3 or more persons may form a public company by subscribing to memorandum and complying with registration requirements। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करके और कंप्लाई करके रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के साथ कोई भी 3 लोग, 3 या 3 से ज़्यादा लोग पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। और एनी 2 or more persons में इन लाइक मैनर फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, मतलब उसी मैनर के साथ वो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं। ये एक मिनिमम पर्सन का क्राइटेरिया, इतने मिनिमम नंबर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 होने चाहिए और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1 होना चाहिए। एसएमसी नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सिंगल मेंबर कंपनी है उसमें नॉमिनेशन कैसे होगी सक्सेसर की, मतलब एक जो ओनर है वो फौत हो गया है या वो जा रहा है, तो वो कैसे अपने अगले बंदे को अपने सक्सेसर को नॉमिनेट कर सकता है। द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मस्ट नॉमिनेट अ पर्सन, कि जो सिंगल मेंबर कंपनी का सब्सक्राइबर होगा वो नॉमिनेट करेगा पर्सन को ऑन द सोल मेंबर्स डेथ, उस बंदे की डेथ पे। विल ट्रांसफर शेयर टू लीगल हेयर्स अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर वो जो शेयर्स हैं उसके, उस बंदे के जो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके मरने के बाद वो उसके सक्सेसर को वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो शेयर्स अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। और अगर तो वो नॉन मुस्लिम है तो रेलेवेंट पर्सनल लॉ जो उनका अप्लाई होता है वो उसके अंदर उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड मैनेज द कंपनी एज ट्रस्टी अंटिल शेयर्स आर ट्रांसफर, जब तक के शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो जाते वो कंपनी को एज अ ट्रस्टी ही मैनेज करेगा। इफ शेयर्स ट्रांसफर टू मोर देन 1 है, अगर तो मतलब उसके जो सक्सेसर है वो एक नहीं है, वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो कंपनी मस्ट कन्वर्ट टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी का ये है कि उसमें एक पर्सन होना चाहिए सिंगल मेंबर कंपनी में। अब अगर तो वो 2 हो जाते हैं या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं,
तो फिर उनको खुद को एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ जाता है। A company so formed may be limited by shares, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। अब ये अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी वो बता रहा है कि किस किस तरह की कंपनी हो सकती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद हमारा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले तो एक ऑब्टेन करेगा सर्टिफिकेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, के नाम उनसे अपडेट करेगा, ऑब्टेन करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी से। प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स वगैरह को और फाइल करेंगे उसको रजिस्ट्रार को। उसके बाद लास्ट पे रजिस्टर इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम ये इस करते हैं, ये ऊपर वाला याद करें कि सबसे पहले हम नाम लेंगे, उसके बाद मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के, वो कैसे हमने इनको रजिस्टर करना है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड कंटेनिंग, एक एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायरमेंट्स के हमने कंपनीज एक्ट 2017 के रिक्वायरमेंट्स को के साथ कंप्लायंस किया है। साइंड विटनेस एंड डेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के साथ। जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मतलब वो डेटेड होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए कि किसी ने हम फाइल करें रजिस्ट्रार के साथ। विटनेस होनी चाहिए, मतलब विटनेसेस वगैरह का नाम उसके ऊपर होने चाहिए और साइन होनी चाहिए मेंबर से। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके भी सेम हमने साइन करना, विटनेस करना, उसको डेटेड करना। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अंडर द रजिस्टर ऑफिस जब तक कंपनी का जो हेड ऑफिस है ना वो मतलब स्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक वो एक एड्रेस फाइल करेगा रजिस्ट्रार के साथ। वो कोई सा भी एड्रेस हो सकता है, कोई भी शहर जहाँ पे जिस शहर के रजिस्ट्रार के साथ वो मतलब उसको फाइल करें उस शहर का भी वो लिख सकते हैं। रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर तो कोई डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव निकलता है इनकम्प्लीट है, ये नॉन कंप्लाइंट विद लॉ है, तो जो रजिस्ट्रार है मे रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो उनसे ये कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स रिवाइज करें या डिफेक्ट्स वगैरह जो उनको डॉक्यूमेंट से रिमूव कर दें विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में। अगर तो वो रिवाइज करे तो ठीक है, अगर तो वो रिवाइज नहीं करते मतलब रिफ्यूज कर देते हैं, if deficiencies are not removed within the specified period, registrar may refuse registration, तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर देगा, रजिस्टर नहीं करेगा कंपनी को, उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह को। अपील टू कमीशन, इस केस में जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं वो अपील कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ रिफ्यूजल ऑर्डर। जब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देगा रजिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स की, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन को अपील कर सकेंगे और द कमीशन डिसीजन इज फाइनल, कमीशन का जो भी फैसला आएगा वो फिर हतमी फैसला होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के जब वो कंपनी को रजिस्टर कर देता है रजिस्ट्रार, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको कहते हैं। If certified that all requirements are complied with, registrar registers the memorandum and other documents, तो वो मेमोरेंडम और अदर डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेते हैं और इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टेटिंग, उसके ऊपर क्या लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर ये फॉलोइंग चीज़ें लिखी होती हैं, नाम लिखा होता है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होती है, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और पब्लिक है, ये प्राइवेट है या पब्लिक है ये लिखा होता है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ये लिखा होता है। अगर तो लिमिटेड है, इफ लिमिटेड है वेदर लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। और कंक्लूसिव एविडेंस, द सर्टिफिकेट इज साइंड बाय द रजिस्ट्रार, जो सर्टिफिकेट है उसको रजिस्ट्रार खुद साइन करता है और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनी एक्ट ये मीट कर रही हैं और कंपनी रजिस्टर हो गई है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड अदर पर्सन्स बिकम मेंबर्स और a body corporate by the name stated in this certificate। सब्सक्राइबर मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर या दूसरे पर्सन वो मेंबर्स बन जाते हैं और एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है जो नेम उन्होंने सर्टिफिकेट में स्टेट किया होता है, जो सर्टिफिकेट में लिखा होता है
उस नाम से एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। उसके बाद द बॉडी कॉर्पोरेट कैन एक्सरसाइज ऑल फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड हैज परपेचुअल सक्सेशन। वो सारे के सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकती हैं जो एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्सरसाइज करती है, और उसको एक परपेचुअल सक्सेशन मिल जाती है कि अब वो उसकी सक्सेशन जो एग्जिस्ट करेगी हर आदमी में, अगर उसके वो शेयर्स वगैरह वो ट्रांसफर कर देते हैं, वो फिर भी कंपनी एग्जिस्ट ही रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं होगा। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर of the company are as stated or in connection with the registration application। जो स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वही रहेगा जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में लिखा था। अब मतलब ये कि स्टेटस उन्होंने लिखा था कि ये लिमिटेड कंपनी है, तो वो लिमिटेड कंपनी ही बन जाएगी, और रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम जो उन्होंने स्टेट किया था या इन कनेक्शन था रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ, मतलब जो उन्हें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ अटैच किया हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था कि ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मतलब लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिसर बन जाता है। ये एक है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद इन अ कंपनी विद शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है वाली है, सब्सक्राइबर्स बिकम होल्डर्स ऑफ इनिशियल शेयर्स। जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कंपनी को जाकर रजिस्टर करवाते हैं, वो उसके जो इनिशियल शेयर्स होते हैं उनके होल्डर बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स आर प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, और आर्टिकल्स में जिनका नाम हमने डायरेक्टर दिया होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि ये बंदे हमारे डायरेक्टर बनेंगे, तो वो आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस, तो वो हमारे डायरेक्टर बन जाते हैं जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो फौरन ही ऑटोमेटिकली ही वो उस ऑफिस को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो अपॉइंट हो जाते हैं हमारे डायरेक्टर। ये है फीवर देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर्स दो होने चाहिए और मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड 3, पब्लिक लिस्टेड इसके लिए 7 होने चाहिए मिनिमम नंबर्स। उसके बाद है कि इफ अ कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, कोई भी कंपनी अगर वो 180 दिन से ज़्यादा उसको बिजनेस करते हुए हो गए हैं और उसके जो मिनिमम नंबर्स हैं वो फॉल कर गए हैं, मतलब अगर तो लिस्टेड कंपनी है उसके मिनिमम नंबर 7 थे मिनिमम मेंबर, तो अब वो 5 रह गया, और जब वो 5 से रहे थे तो उसके 180 दिन बाद तक अब वो उसने मतलब नए मेंबर्स ऐड नहीं किए और इसको 180 डेज हो गए हैं और वो फिर भी बिजनेस कर रही गया, तो एवरी मेंबर हु इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, कोई भी मेंबर जो इस फैक्ट को जानता होगा, उसको इस हकीकत का पता होगा कि मेंबर 5 हैं, और तो वो सेवरली लायबल होगा फॉर द होल ऑफ द कंपनीज दैट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस 180 डेज के पीरियड या 180 डेज से ऊपर का जो पीरियड चला गया, उस दौरान उन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है, तो वो बंदे जो जिनको ये चीज़ पता थी कि हमारे मेंबर्स कम हैं, वो उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे एंड मे बी शूड विदाउट जॉइनिंग एनी अदर मेंबर, और सिंगल मेंबर ही सारा का सारा मतलब पे करने पे वो उससे वो मतलब ले सकते हैं, वो लायबल हो जाएगा सिंगल मेंबर भी। उसके बाद ये नीचे एक एग्जांपल है, ये आप पढ़ लेना इसको भी। बाकी अल्लाह हाफिज़, ये हमारा चैप्टर हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के ये भी आप लाजमी कर लेना, ठीक है। इसके सजेस्टेड सॉल्यूशंस भी ये हैं इधर आगे, ये भी आप मतलब देख सकते हो, और ये लाजमी आपने ये क्वेश्चन वगैरह करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी अल्लाह हाफिज़, हमारा चैप्टर 1 डन हो गया। इसके बाद हमारे 9 चैप्टर रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी 1.5 महीने में, 1.5 महीने के अंदर मुझे 1.5 महीने से पहले भी हो जाएंगे, ठीक है।